जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का। ठीक है, 2023-24 सत्र में इसका एग्जाम हुआ है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पिछले सत्र में ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो 2024 और 2025 सत्र के भी क्वेश्चन पेपर में इससे आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, आज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों इसमें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है मेजर और माइनर दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं। देखिए, एशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड कल्चर, और यहाँ पर भी देख लीजिए आप अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड मिले होंगे, प्रवेश पत्र मिले होंगे, इस पर आपके पेपर के नाम लिखे होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे इसे। चलें, और मैं बता दूं दोस्तों कि इस बार जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें लगभग 75% जितने भी कॉलेज हैं उसमें लिखित एग्जाम होगा ऑड सेमेस्टर का। ऑड माने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों का क्या होगा, एग्जाम आप लोगों का लिखित होगा। तो आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे बात हो रही है। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, मैं सभी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। आपका क्लास मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं, क्योंकि अभी बुक्स आपका आया नहीं है। ठीक है, जल्दी आप लोगों की क्लास भी शुरू हो जाएगी, आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलें, ध्यान रखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखें, आपको जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें आपको 3 घंटे मिलेगा। किसी किसी कॉलेज में केवल 2 ही घंटे मिलते हैं लिखने के लिए। ठीक है, और आपका 75 नंबर ये आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी जितने भी खंड हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो नोट दिए रहते हैं यहाँ पर, जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे इसे पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, ये अनिवार्य है। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में हो। ठीक है, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है इसमें सभी करने होते हैं। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं 2-2 नंबर के। अगर यदि आप 10 क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को 50 ही शब्द में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चले, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अच्छा, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो क्वेश्चन पेपर है, कौन से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन हर साल नहीं पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन एक साल आते हैं, एक साल नहीं आते, फिर अगले साल आ जाते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन 90% चांस है आने का, किस टॉपिक से लगभग 100 प्रश्न आते हैं, 100% आपके उसी टॉपिक से हर साल पूछे जाएंगे प्रश्न, इन सभी को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या, जैसे आपको मैं बता दूं, कक्षा 10 और कक्षा 12 में कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो एकदम 100% श्योर होता है कि ये इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, और प्रश्न भी एकदम कन्फर्म होते हैं कि ये प्रश्न आएगा। उसी तरह से दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में भी कंफर्म होते हैं कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, एकदम कंफर्म 100% एकदम कंफर्म होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसी प्रकार जो ये पहला पूछा गया है, इसको लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 50 शब्दों में लिखना है। वैदिक संहिता। ठीक है, वैदिक संहिता में आपके हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा, इन सभी का मैं उत्तर भी बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैंने टाइप करके लिखा भी है, आपको मैं उत्तर बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 100% एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको तैयार करना है, ये हमेशा पूछा जाता है वैदिक साहित्य से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो वैदिक साहित्य टॉपिक है इससे आपका 100% एकदम श्योर है, अति लघु में, लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम गारंटी है। अभी देखिएगा आगे वैदिक संहिता से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती रिवर, इससे हर साल में टॉपिक से इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इसे स्किप मत करिएगा, 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इस साल भी पूछ सकता है। ठीक है, चले,
अभी मैं इन सभी के उत्तर भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रामायण ये एकदम 100% श्योर है, ये आएगा एकदम, इसे लिख करके रख लीजिए, एकदम रट डालिए। रामायण 50 शब्दों में लिखना है इसके बारे में, अभी मैं आपको आगे इसका उत्तर बता दूंगा, ठीक है। कालीबंगा के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है 90%, ठीक है। हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसे कम से कम 5-6 बार जरूर पढ़ेंगे कालीबंगा को, ठीक है। चले, महाभारत एकदम 100% श्योर है दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज से हो भारत के, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये प्रश्न आता है महाभारत से और एक रामायण से, ठीक है। दोनों आपके पूछे जाएंगे 100%, इसे तैयार करना है, ध्यान रखेंगे। ये पूछा गया है 6वां, क्ले टैबलेट्स मृत्यु टीका क्या होता है, ठीक है। तो मृत्यु टीका एक ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ स्टैम्प पैड होता है ना, कचहरी में मिलता है, उस पर जो लिखा रहता है, दस्तावेज जिस पर लिखे होते हैं, ठीक उसी तरह से ये मृत्यु टीका होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, आपको इसका मैं चित्र भी दिखा दूंगा मृत्यु टीका का, किस प्रकार का मृत्यु टीका होता है, ठीक है। चलिए, हम्बुराबी ये भी आपका 100% श्योर है दोस्तों, हम्बुराबी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करना अनिवार्य है, ठीक है। चले, आगे है आपका जिगुरत। जिगुरत क्या होता है, हर साल पूछा जाता है 100%, इसे आराम से तैयार करना है जिगुरत के बारे में, ठीक है। चले, नील नदी। नील नदी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसे लगभग 90% मान के चलिए, 5-6 बार इसे पढ़ लेना है, ठीक है, नील नदी को। चले, अगला है आपका सांग वंश, ठीक है, सांग डायनेस्टी, ये डायनेस्टी लिखना चाहिए, डायनेस्टी लिख दिया है, ठीक है, डायनेस्टी। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसे 5-6 बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन बी यानी खंड ब में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। खंड ब आपका किस तरह से पूछा जाता है सेक्शन बी में, इसमें आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कोई भी। गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में आपको लिखना है 5 प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 5 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में देना होगा। देखें, यहाँ पूछा गया है वेदांगों का सुधारण वर्णन कीजिए। हमारे 4 वेदांग हैं, ठीक है, चारों वेदों को एक्सप्लेन करके बताना है 200 शब्दों में, ठीक है। तो बहुत आसानी पूर्वक हो जाएगा, इसे आप तैयार कर लेंगे, एकदम 100% गारंटी है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा, ठीक है, वेदांग से, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के निर्माता कौन थे। इतना सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, इससे इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वो प्रश्न किस तरह से वो पूछेगा ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 100% श्योर है ये दोस्तों, सिंधु सरस्वती सभ्यता से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलें, इसे भी तैयार करना है। अच्छा, इसका उत्तर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, आपके पास यूपीएच होगा, राजेंद्रा होगा, गाइड होगा, बुक होगा। अगर नहीं मिलेगा तो गूगल है, गूगल पे भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न को आप लिख दीजिएगा कि सर इसका उत्तर नहीं मिला, आप हमें इसका उत्तर दे दीजिए, आपको इसका उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन का विश्लेषण कीजिए। वैदिक संस्कृति ये हमेशा नहीं पूछा जाता है दोस्तों, तो 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें, और 200 शब्दों में लिखना होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लगभग आपके 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या फिर 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं या फिर 4 क्वेश्चन, इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। 5वां है आपका यहाँ पर डिस्क्राइब एथिकल मॉडल ऑफ इपिक एज कल्चर। महाकाव्य युग की संस्कृति के नैतिक आदर्श का वर्णन कीजिए। यह हमेशा नहीं पूछा जाता है, रिकमेंड करूँगा मैं 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चले, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वैलीज इन द एवोल्यूशन ऑफ एशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशंस। प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के उदय में नदी घाटी के योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी आपका प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में जो नदी घाटियां हैं, इससे आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आता है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में जो
नदी घाटियों का उदय हुआ था उसको जरूर पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आएगा भैया। ठीक है, चले, ये तो एकदम 100% पूछा जाएगा। मिस्र नील नदी का वरदान विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो नील नदी है इस टॉपिक से आपका कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाएगा, ये 100% एग्जाम श्योर है, इसे तैयार करना है। ठीक है, चले, अगला है आपका सांग युगीन चीन की धार्मिक मान्यताओं का विश्लेषण कीजिए। सांग युग को पढ़ लेना भैया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो कम से कम इसे 4 से 5 बार जरूर पढ़ लेंगे सांग युग को। ठीक है, चले, आपका यहाँ से खंड स स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें पूछा क्या आ गया है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में लिखना है हमें, 2 ही क्वेश्चन को लिखना है। एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन का 20 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चले, देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रारंभिक भारतीय संस्कृतियों के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% इससे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, चले, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता मैंने बोला था दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, 100% श्योर है, इससे प्रश्न आएगा। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों का विवेचन कीजिए। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है इसे पढ़ना अनिवार्य है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चले, मिस्रवासी विश्व के सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति थे। ठीक है, विवेचना कीजिए, तो इसे आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चले, ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इस साल आपका पूछ सकता है, तो 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है, चले, एवेलुएट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंशियंट चाइना, प्राचीन चीन की आर्थिक दशा का मूल्यांकन कीजिए। देखिए जो प्राचीन चीन की सभ्यता है एकदम 100% गारंटी है मेरी, इससे प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चीन की सभ्यता से, तो चीन की सभ्यता पढ़ना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नहीं, कम से कम 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे बाबू लोग। ठीक है, तो चलिए, आपको जो मैंने ऊपर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पर खंड अ से यानी सेक्शन अ से वैदिक संहिता क्या है आपका, ठीक है, सरस्वती नदी के बारे में, इससे आपके प्रश्न लिखना कैसे बच्चे नहीं जानते, रामायण, कालीबंगा, महाभारत, इन सभी को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मृत्तिका क्या है, हम्मुराबी क्या है, जिगुरत क्या है, नील नदी और सांग राजवंश, इन सभी का उत्तर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चले दोस्तों, इसमें आपका अति लघु में पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता का क्या होता है, या फिर वैदिक साहित्य क्या होता है। ठीक है, वैदिक संहिताएं प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और लास्ट वाला अथर्ववेद है। ठीक है, अब चलिए इन चारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ऋग्वेद, यह सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त यानी स्तुति गान है जो देवताओं की स्तुति करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका यजुर्वेद, इसमें मुख्यतः यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित गद और पद मंत्र हैं। यजुर्वेद में मंत्र हैं। ठीक है, यज्ञों से संबंधित और अनुष्ठानों से संबंधित। ठीक है, तीसरा है आपका सामवेद, इसमें मुख्यतः ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है और इन्हें गाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, इसमें जादू टोना, चिकित्सा और दार्शनिक विषयों से संबंधित मंत्र हैं अथर्ववेद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, ये चारों वेद भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं और इनमें प्रत्येक वेद की अपनी अपनी ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद हैं जो विस्तृत रूप से वेदों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलें, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था सरस्वती नदी। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है, ठीक है, इसीलिए ये फेमस है क्योंकि इसकी चर्चा वेदों में है, ठीक है। इसे प्लाक्षवती, वेद स्मृति या फिर वेद स्मृति, वेदवती भी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी, ठीक है। जो भी चीज़ें बोई जाती थी सरस्वती नदी के किनारे, भारी मात्रा में वहाँ पर आपके चावल, गेहूँ, ठीक है, और मक्का, बाजरा ये सभी होते थे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? यह नदी हिमाचल के सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुरुक्षेत्र, कैथल होती हुई पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की दृश्यवती कांगार नदी में मिल गई, ठीक है। सिरसा कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। अच्छा, प्राचीन काल में इसे या फिर इस सम्मिलित नदी ने राजपूताना के अनेक स्थलों को जल शक्ति कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा तथा यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। आगे देखते हैं क्या है। कालांतर में यह इन सब स्थानों से तिरोहित हो गई, फिर भी लोगों की धारणा है कि प्रयाग में अब वह भी अंतः सलील होकर बहती है। मनु संहिता से स्पष्ट है कि सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग ही ब्रह्मवर्त कहलाता था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, इसे पढ़ लेंगे सरस्वती नदी को, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए चित्र भी लेकर आया हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं हरे हरे कलर में, यही आपकी सरस्वती नदी है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे इसे। आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। जब भी आप यह क्लास देख रहे हो, चाहे 2024 में, 2025 में या फिर 2026 में, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब रामायण के बारे में जानेंगे भैया, रामायण के बारे में, ठीक है। चले, रामायण के बारे में पूछा गया था, तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। रामायण को आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा में रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। 7वां उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। तत्व मार्तंड में भी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त माना गया है, ठीक है। चले, इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 85 शब्दों में लिखना है, ठीक है। चले, अब हम कालीबंगा के बारे में जानेंगे। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई, ठीक है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में, ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीवी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला, ठीक है। आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वहाँ पर पूछा जाता था हल से जोते हुए खेत कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जोते हुए खेत कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा कैसा है देखिए, इस तरह का है, ठीक है। चले, अब महाभारत के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। देखें महाभारत के बारे में, चले, महाभारत क्या है? महाभारत भारत का एक प्रमुख
काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में जो महाभारत है इसे पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृत प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिणाम में 10 गुना अधिक है। ठीक है, चलें, विश्व का सबसे लंबा साहित्य महाभारत को बोला जाता है। विश्व का सबसे लंबा संहिता महाभारत को बोला जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब मृत्तिका क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं दोस्तों। देखें, मृत्तिका, इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं दो तरह के पूछे जाते हैं। इस तरह से पूछता है, मिट्टी की पट्टियाँ या फिर मृत्तिका पूछता है। ठीक है, क्ले टैबलेट्स, इसे याद रखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, देखें, जो मृत्तिका है या फिर मृत की पट्टियाँ हैं, जो अक्सर प्राचीन मेसोपोटामिया से जुड़ी होती हैं। मिट्टी के चपटे आयताकार टुकड़े होते हैं, जिनका उपयोग लेखन सतहों के रूप में किया जाता था। इन पटियाओं पर ईंख से बनी स्टाइल का उपयोग करके यूनिफॉर्म लिपि में लिखा जाता था। एक बार लिखने के बाद पटियाओं को आमतौर पर पकाया जाता था या सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे पाठ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहता था। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें लेन देन, कानूनी दस्तावेज, साहित्य और प्रशासनिक रिकॉर्ड करना शामिल था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मृत्तिका, 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखें, मृत्तिका इस प्रकार की होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इस तरह से भी होती थी। ठीक है, इसमें देखिए ईंख के तरह जो गन्ना होता है उसी प्रकार इस पर लिखा जाता था और इसे पकाया जाता था या फिर सुखा लिया जाता था। ठीक है, सोचिए ये हजारों वर्ष तक ये क्या है, ये आपके सुरक्षित रहते थे। ठीक है, चलें, अब हम लोग पढ़ेंगे हम्मुराबी के बारे में। ठीक है, चलें, हम्मुराबी क्या है भैया, हम्मुराबी कौन थे? देखें, हम्मुराबी लगभग 1810 से 1750 ईसा पूर्व तक बाबिलोनिया नहीं, बेबीलोनिया कहते हैं। ठीक है, बेबीलोनिया के छठे राजा थे, जिन्होंने मेसोपोटामिया के अधिकांश हिस्से को एकजुट किया और बेबीलोन को एक प्रमुख शहर के रूप में स्थापित किया। हम्मुराबी अपने प्रसिद्ध विधि संहिता हम्मुराबी संहिता, ठीक है, जो हम्मुराबी हैं इनकी एक विधि संहिता कौन सी, हम्मुराबी संहिता। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है, जो इतिहास के सबसे पुराने और सबसे पूर्व लिखित कानूनी संहिताओं में से एक है। यह संहिता न्याय, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी और इसमें 282 कानून शामिल थे। इस कानून में अपराध और दंड अनुबंध, परिवार कानून और नागरिक अधिकारों के बारे में विस्तृत विवरण था। ठीक है, हम्मुराबी। चलें, इसके बाद आता है दोस्तों आपका जिगुरत। जिगुरत क्या होता है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जिगुरत जो है एक प्रकार का प्राचीन मेसोपोटामिया का मंदिर होता था, जो सीढ़ीनुमा पिरामिड के आकार का होता था। ये इमारतें मुख्य रूप से सुमेरियन, अक्कादी, असीरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं में पाई जाती थीं। जिगुरत का निर्माण धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था और ये प्राचीन शहरों के केंद्र बिंदु होते थे। इनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बेबीलोन का जिगुरत ऑफ उर है। ठीक है, देखिए जिगुरत किस प्रकार का बनाया जाता था दोस्तों, देखें। ठीक है, जिगुरत इस प्रकार से बनाया जाता था। अब नील नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार है। इस टॉपिक से एक प्रश्न आते हैं नील नदी से। ठीक है,
नील नदी घाटी से सभ्यता से एक प्रश्न आएंगे या फिर 2 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे। नील नदी जिसे अंग्रेजी में नाइल रिवर यहाँ पर लिखा है, ठीक है, नाइल रिवर कहा जाता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी पूर्वोत्तर अफ्रीका में बहती है। यह नदी कहाँ बहती है? पूर्वोत्तर अफ्रीका में। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 6,650 किलोमीटर, ठीक है, 4,130 मील। नील नदी 2 मुख्य स्रोतों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल विक्टोरिया झील से निकलती है, जबकि ब्लू नाइल इथियोपियन के ताना झील से निकलती है। आगे देखें, नील नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता इसी नील जो नदी है आपकी, नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है, और यह नदी उसके जीवन का मुख्य आधार थी। खेती, पेयजल, यातायात और अन्य आवश्यकताओं के लिए नील नदी का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। चले, आज भी नील नदी कई देशों के लिए जीवन रेखा है, जिसमें तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, इथियोपिया, साउथ सूडान, सूडान और मिस्र शामिल हैं, ठीक है। चले, बहुत ही शानदार है। अगला है आपका सांग राजवंश, ठीक है। सांग राजवंश चीन के, अच्छा, जो चीन की सभ्यता है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सांग राजवंश जो है चीन के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। इसे इन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। यह चीनी सभ्यता का पहला ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित राजवंश माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या थीं? इसकी जो राजधानी है, सांग राजवंश की राजधानी इन थी, ठीक है। इसकी लिपि कैसी थी? इस अवधि में चीनी लिपि का प्रारंभिक रूप उभर कर आया। कांस्य युग के शिलालेख और ओरेकल बोन लेखन इस समय के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। तीसरा है आपका धार्मिकता, ठीक है। सांग काल में पूर्वजों की पूजा और विभिन्न देवताओं की आराधना का प्रचलन था। अच्छा, सांग वंश में कृषि और सैन्य शक्ति कैसी थी? तो कृषि और शिल्प क्या है? सांग राजवंश के समय कांस्य धातु विज्ञान, रेशम उत्पाद और कृषि का विशेष विकास हुआ। सैन्य शक्ति कैसी थी? सांग राजवंश ने मजबूत सैन्य शक्ति के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा किया, ठीक है। आगे है सांग राजवंश के पतन के बाद झोउ राजवंश ने सत्ता संभाली, ठीक है। अच्छा, सांग राजवंश के जो पतन हुआ था उसके बाद कौन सा राजवंश आया? झोउ राजवंश, ठीक है। सांग काल का अध्ययन चीन की प्राचीन संस्कृति, समाज और तकनीकी प्रगति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलता कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तुरंत उसके उत्तर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।